Okay, thank you everybody for joining me. अब हम बस थोड़ी ही देर में स्टार्ट करेंगे अपना फेसबुक लाइव सेशन रिगार्डिंग स्टडिंग इन यूके। वैसे तो प्रमोशन के वक्त हमने बताया हुआ था कि हम क्या इसमें कवर करने वाले हैं, बट जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है और प्रमोशन नहीं देख पाए हैं उनके लिए फिर से एक बार मैं बात कर लेता हूँ कि ये आज हम लोग इसमें क्या क्या ज्वाइन करने वाले हैं। आज के सेशन का हमारा एजेंडा ये रहेगा कि हम बात करेंगे स्टडी इन यूके में। हम सब ने देखा कि पिछले एक साल में स्पेशली जब से कोरोना शुरू हुआ है उसके बाद से जो मेजर डेस्टिनेशन रहा है जहाँ बच्चे प्रेफर कर रहे हैं और जाना चाह रहे हैं वो है यूके। एक रीज़न ये भी है क्योंकि केवल यूके वो कंट्री है जिसके बॉर्डर ओपन है, जिसका वीज़ा लगने पे आप फ्लाइट पकड़ के जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हैं। नो अदर कंट्री, कनाडा इज़ ऑल्सो अलाउइंग बट नो अदर मेजर कंट्री इज़ अलाउइंग। सबको पता है कि कुछ दिनों पहले यूके ने ब्रेग्जिट किया। ब्रेग्जिट क्या है आई होप आप सभी जानते हैं, अगर कुछ लोग नहीं भी जानते हैं तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ब्रेग्जिट किया और उन्होंने अपनी न्यू इमिग्रेशन रूल्स लॉन्च किए, इमिग्रेशन पॉलिसी उन्होंने चेंज की हैं। तो हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि ब्रेग्जिट का हम पे क्या फ़र्क पड़ता है, हम पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है एज ए इंडियन स्टूडेंट। वैसे तो ये एशियन स्टूडेंट के लिए भी हो सकता है बट आई वुड बी टॉकिंग मेजॉरली अबाउट इंडियन स्टूडेंट्स। एंड उसको उस ब्रेग्जिट की वजह से हमारा फर्दर फ्यूचर क्या होने वाला है, हमें क्या एडवांटेज होने वाले हैं। उसके बाद मैं बात करूँगा ये जो नया सिस्टम यूके ने लॉन्च किया है जिसे पॉइंट बेस्ड वीज़ा सिस्टम कह रहे हैं, जिसके अंडर में उन्होंने स्टूडेंट राउट और ग्रेजुएट राउट के दो कॉन्सेप्ट लॉन्च किए हैं, वो क्या हैं, वो हमें कैसे अफेक्ट करते हैं। एंड देन फाइनली मैं इस बात में बात करूंगा क्यों यूके आज की डेट में मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है या होना चाहिए। फॉर अस, फॉर वी इंडियंस, इट शुड बी अ मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन एंड इट्स नॉट अबाउट ओनली 1 ईयर और 2 ईयर। कमिंग 7 to 10 ईयर्स के लिए ये मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन होने वाला है। ठीक है जी। तो पहला टॉपिक हमारा रहा इम्पैक्ट ऑफ ब्रेग्जिट ऑन वी इंडियन स्टूडेंट्स। सेकेंड टॉपिक न्यू वीज़ा सिस्टम, पॉइंट बेस्ड वीज़ा सिस्टम जो इंक्लूड करेगा स्टूडेंट राउट एंड ग्रेजुएट राउट को। एंड फाइनली हम इस बात पे कंक्लूड करेंगे कि क्यों यूके एक हमारे लिए मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन होने वाला है। चलिए बात करते हैं ब्रेग्जिट की। ब्रेग्जिट यूके पार्ट था यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन यूनियन जैसे हमारे यहाँ इंडिया में हम एक कंट्री हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स हैं बट पार्लियामेंट एक है, वैसे यूरोपियन यूनियन भी थे, उनके यहाँ पे एक ईयू की भी पार्लियामेंट थी जिसके पार्ट यूरोपियन यूनियन में जितने भी कंट्रीज थे वो थी। बहुत टाइम से यूके ब्रेग्जिट का पार्ट था, बहुत टाइम से डिस्कशन चल रहे थे कि क्या उसे ब्रेग्जिट में उसे यूरोपियन यूनियन में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। लेकिन फाइनली जो भी है 2019 में पिछले साल उन्होंने ब्रेग्जिट करने का डिसीजन लिया और अब वो यूनियन का पार्ट, यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। अब वो क्यों है, कैसे है, अच्छा है या बुरा है, उनके लिए हम उस डिस्कशन में नहीं जा रहे। हम केवल इस बात के एनालिसिस करेंगे कि इससे हमारा क्या होने वाला है। तो स्टार्ट करता हूँ एक सिंपल एग्जाम्पल से। यूके की पॉपुलेशन है 7 करोड़, राइट, नियर अराउंड 7 करोड़। और पूरे यूरोप की पॉपुलेशन जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है उसकी पॉपुलेशन है अप्रॉक्सीमेटली 70 करोड़। तो एक हिसाब से यूके की पॉपुलेशन केवल 7 करोड़ है बट उनकी एक एक्सटेंडेड पॉपुलेशन थी जो कि 70 करोड़ की है यूरोपियन यूनियन की। एक्सटेंडेड पॉपुलेशन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे हमारे इंडिया में जो रूल्स, जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स हमें देती है वो हमारे इंडियंस को ही देती है। कल को अगर यहाँ पे साउथ एशिया में कुछ ऐसा हो जाता है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सब एक ही का पार्ट हो जाते हैं तो वो एडवांटेज इन लोगों को भी मिलने लगेगा। उसी तरीके से हो रहा था यूरोपियन यूनियन में। यूके जो भी एडवांटेज अपनी जनता को दे रहा था, अपनी पब्लिक को दे रहा था, वो सारे एडवांटेज यूरोपियन यूनियन वालों को ही लग रहा था। व्हाट दैट मीन्स, अगर जो स्कॉलरशिप या कोई भी फीस का उनको रिलैक्सेशन मिल रहा था तो वो पूरे यूरोपियन यूनियन वालों को मिल रहा था। यूरोपियन यूनियन के स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट नहीं थी कि वो वीज़ा लगवाएं,
वो केवल ऑफर लेटर लेके फीस पे करके डायरेक्टली यूके आ सकते थे, उन्हें वीज़ा की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो दिस इज़ ब्रेग्जिट, ये पहले का सिस्टम था। अभी ये सिस्टम चेंज हो गया है। जब ब्रेग्जिट हुआ है तो वो यूरोपियन यूनियन के जो लोग बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो उनके लिए भी वही रूल्स हैं जो हम इंडियंस के लिए या फिर किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए रूल्स हैं। दैट मीन्स हमें भी वीज़ा लगवाना पड़ रहा था, अब यूरोपियन यूनियन के स्टूडेंट्स को भी वीज़ा लगवाना पड़ेगा, राइट। दैट मीन्स हो सकता है फीस का थोड़ा सा डिफरेंस अभी भी रहे, लेकिन वो भी होने वाला है। लेकिन फीस पे करने में हम इंडियंस पीछे नहीं हैं, हम पे कर लेते हैं, क्योंकि हमारे एजुकेशन को एक अलग लेवल पे हम लोग देखते हैं। थिंग इज कि जो इमिग्रेशन रूल्स थे वो हमारे लिए अलग थे, उनके लिए अलग थे, बट अब हमारे और उनके सेम इमिग्रेशन रूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूके में ग्रेजुएशन करने के बाद या फिर किसी भी कंट्री में ग्रेजुएशन के करने के बाद आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है जिसमें आप उस कंट्री में रुक सकते हैं, अपने लिए जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जॉब्स दो तरीके की होती है, एक होती है स्किल्ड जॉब और एक होती है स्किल्ड जॉब, एक होती है नॉन स्किल्ड जॉब। यूरोपियन यूनियन के स्टूडेंट्स को अलाउ था कि आफ्टर द ग्रेजुएशन वो स्किल्ड या फिर नॉन स्किल्ड कोई भी जॉब ले सकते थे, बट फॉर वी इंडियंस इट वाज नॉट द सेम सिचुएशन। हमें केवल और केवल स्किल्ड जॉब लेनी थी। व्हाट डज दैट मीन? जैसे मैंने एमबीए किया या मैंने बीटेक किया इन कंप्यूटर्स में, तो मुझे एक कंप्यूटर की ही जॉब लेनी पड़ेगी। बाय द टाइम आई डोंट गेट द जॉब, मैं एक बस ड्राइवर की जॉब नहीं कर सकता, मैं कहीं पेट्रोल पंप पे काम नहीं कर सकता, जो कि नॉन स्किल की कैटेगरी में आता है, बट यूरोपियन यूनियन वाले कर सकते थे और इसकी वजह से वहाँ पे रुक सकते थे। आज की डेट में जो नए रूल्स हैं, जो ब्रेक्जिट हुआ है, चाहे इंडियन हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे श्रीलंका का हो, या फिर कोई यूरोपियन कंट्री का बंदा हो, पोलैंड का हो, हंगरी का हो, उसको भी स्किल्ड जॉब ही चाहिए होगी। तो अब हम और वो सेम कंडीशन पे, ऐसा नहीं कि अब हमें भी कोई एडवांटेज हो, लेकिन हमारा कंपटीशन जो है अब फेयर हो गया है। अब हमें अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज, अपने जो लर्निंग्स हैं उसके बेसिस पे हमें हम कॉम्पिटिट करने वाले हैं, ना कि हम अपनी नेशनैलिटी के बेस पे कॉम्पीट करने वाले हैं। एंड द गुड थिंग इज कि अब नए रूल में आप भी स्किल्ड या नॉन स्किल्ड कोई भी जॉब ले सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन, राइट। एक ये बात होगी। दूसरी बात, एक दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज आता था जब आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया, तब आप जाते हो किसी कंपनी में अपने लिए एक अच्छी सी जॉब ढूंढने, ठीक है जी। फिर वहाँ पे क्या होता था, वो इंटरव्यू करते थे और अगर आप सेलेक्ट हो गया तो वो वर्क वीज़ा अप्लाई करते थे। अब यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस और भी था। जो जो ईयू के स्टूडेंट्स थे, उन्हें अपना वर्क परमिट लगवाने के लिए किसी भी स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट नहीं थी। व्हाट डू आई मीन बाय स्पॉन्सर? स्पॉन्सर का मतलब है कि अगर मैं किसी एबीसी कंपनी में काम कर रहा हूँ तो वो एबीसी कंपनी एज ए स्पॉन्सर काम करेगी और बोलेगी कि यस ये मेरे यहाँ काम करेगा, तभी मुझे वर्क परमिट मिलने वाला है। बट आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में ईयू हमें हमें देना पड़ता था, हमें स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट थी, बट ईयू के कैंडिडेट को, ईयू के स्टूडेंट को स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब आज की डेट में ऐसा नहीं, हमें भी स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट है और उन्हें भी स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट है नाउ। इससे होता क्या था, जो वहाँ की कंपनीज थी, क्योंकि उन्हें स्पॉन्सरशिप देनी पड़ती थी ऑफिशियली, जिसकी प्रोसेसिंग होती है, ऑन पेपर होती है, फीस जाती है, इसलिए वो प्रेफर करते थे ईयू स्टूडेंट्स को, वो नॉन ईयू स्टूडेंट्स को नहीं लेते थे, क्योंकि उन्हें स्पॉन्सरशिप देनी पड़ती थी। अब आगे से ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि कंपनी को इंडियंस के लिए भी स्पॉन्सरशिप देनी है, और अगर पोलैंड से कोई आया है, हंगरी से कोई आया है, उसके लिए भी स्पॉन्सरशिप देनी पड़ेगी। तो अब डिसीजन मेरी नेशनैलिटी के बेस पे नहीं होगा, वो होगा केवल मेरे टैलेंट के बेस में। तो दैट्स अ गुड न्यूज़ कि अब आप फेयरली कॉम्पीट करने वाले हो ईयू के साथ। और बिलीव मी, वी आर वेरी मच हार्ड वर्किंग। हमारे पास वो सारा पोटेंशियल है कि हम स्किल के बेसिस पे, मेहनत के बेसिस पे उन्हें फेयरली कॉम्पीट कर सकते हैं। हमारे पास भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज होने वाली है। द थर्ड पॉइंट इज यूके ने वर्क वीज़ा पे एक मैक्सिमम लिमिट कर दी थी, विच वाज अप्रॉक्सीमेटली 20,700। व्हाट डज दैट मीन? कि उनका ये कहना था कि एक साल में हम मैक्सिमम 20,700 के आसपास ही वर्क परमिट देंगे, जो उनके नेशनल्स नहीं है उसके सिवा। अब वो लिमिट हट चुकी है।
अब ऐसी कोई लिमिट नहीं है एज पर द न्यू रूल्स। तो ये सारी पॉजिटिव न्यूज़ हैं हमारे लिए मतलब इंडियन स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, अदरवाइज जितने भी नॉन ईयू नेशनल्स हैं उनके लिए न्यूज़ है। अब देखिए आपको यूनिवर्सिटी में भी फेयर चांस मिलने वाला है, उसके बाद भी फेयर, इट्स नॉट ओनली अबाउट आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, इट्स ऑल्सो अबाउट when you are trying to get the offer from a university, then too you are going to get a good fair chance। अब आपके चांसेस ज़्यादा होने वाले हैं। यूके हो या यूएसए हो या ऑस्ट्रेलिया हो, जितने भी स्टडी डेस्टिनेशन है, मेजर स्टडी डेस्टिनेशन है दुनिया में, उनके पास मैक्सिमम नंबर आते हैं चाइना से, फिर आते हैं इंडिया से। तो इंडियन एंड चाइनीज आर द मेजॉरिटी ऑफ द ग्रुप हु आर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो सारी यूनिवर्सिटी और सारी गवर्नमेंट का फोकस और यूके गवर्नमेंट का फोकस हम और चाइनीज होने वाले हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वजह से मैं ये नहीं कहूँगा कि चाइनीज़ को थोड़ा सा डिसएडवांटेज स्पेशली पिछले 1 साल में है ही व्हेन इट कम्स टू यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। तो वो एडवांटेज भी हम इंडियन नेशनल्स को मिलने वाला है। दैट इज वाई आई से दैट द यूके इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर वी इंडियंस इन कमिंग फ्यूचर। आपके पास अच्छी यूनिवर्सिटी में एक सीट लेने के बहुत अच्छे चांसेज हैं। उसके बाद वहाँ पे अगर आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, फिर डोंट वांट टू स्टे देयर, आपको वापस आना है, दैट्स गुड इनफ। या फिर आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेके फिर वापस आना है, यू आर मिसिंग योर फैमिली, दैट्स गुड इनफ। बट अगर आप इंटरनेशनल करियर अपने लिए बनाना चाहते हैं, यूके में रुकना चाहते हैं, वहीं पे एमएनसीज में काम करना चाहते हैं, तो दैट्स अ गुड इनफ, दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। वहाँ पे आप रुक सकते हैं और 7-8 साल 10 साल में आप ये उम्मीद कर सकते हो कि भाई आपको जो है वहाँ का पीआर या वहाँ की सिटीजनशिप इजीली मिल सकती है, या फिर एटलीस्ट आईएलआर भी मिल सकता है। आईएलआर क्या है वो मैं फर्दर डिस्कस कभी करूँगा। तो आईएलआर मिल सकता है या पीआर मिल सकता है। बस जस्ट टू टेल यू, आईएलआर और पीआर के बीच में इतना डिफरेंस है कि पीआर पे बनने पे आपको इंडिया की नेशनलिटी छोड़नी पड़ेगी, आईएलआर पे आपको इंडियन नेशनलिटी नहीं छोड़नी पड़ेगी। रेस्ट ऑफ द एडवांटेजेस आर सेम। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। अब हम आते हैं नए वीज़ा रूल्स पे कि हमें करना क्या है। ठीक, हम जब अब स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करेंगे तो हमें किसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना है क्या। तो अब जब भी आप स्टडी के लिए अप्लाई करेंगे एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, आप जाओगे थ्रू स्टूडेंट राउट। स्टूडेंट राइट, यस, दिस इज अ टेक्निकल वर्ड, वी आर कॉलिंग इट स्टूडेंट राउट। ये पहले वही चीज़ है जिसको ये लोग टियर 4 बोलते थे, राइट। तो पहले टियर 4 कहलाता था, अब उसका नाम स्टूडेंट राउट हो गया है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है, कुछ स्टूडेंट राउट में उन्होंने डिफरेंस कर दिया है। ऐसा नहीं कि केवल नाम चेंज हुआ है, बाकी सब चीज़ें सेम है, बट कुछ डिफरेंस भी किए गए हैं। वो डिफरेंसेस क्या हैं, जैसे कि उन्होंने भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम लॉन्च कर दिया है। पॉइंट बेस्ड सिस्टम का क्या मतलब होगा, वो तो हर वीज़ा कैटेगरी में पॉइंट बेस्ड सिस्टम उन्होंने किया है, लेकिन मैं केवल स्टूडेंट राउट की बात करता हूँ। स्टूडेंट राउट में पॉइंट बेस्ड सिस्टम क्या है, आपको जो है स्टूडेंट वीज़ा लेने के लिए आपको 70 पॉइंट चाहिए। वो 70 पॉइंट्स कहाँ से आते हैं, ठीक। 70 पॉइंट्स की 3 कैटेगरीज हैं। पहला कैश, राइट। आप सभी को पता है कि अगर आपको यूके में स्टडी पे आप वीज़ा अप्लाई करते हो, ये कैश कौन देता है, यूके यूनिवर्सिटी जहाँ पे एडमिशन ले रहे हो, जहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हो और जहाँ पे आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिला हुआ है, वो यूनिवर्सिटी आपको कैश लेटर इशू करती है, जिसके बेसिस पे आप अपना स्टडी वीज़ा फाइल करते हो। टोटल पॉइंट्स आपको रिक्वायर्ड थे 70, कैश के पॉइंट है 50। तो कैश है अगर आपके पास तो आपको मिलते हैं 50 पॉइंट्स, फाइन। बाकी बचे 20 पॉइंट। 20 पॉइंट में सेकंड नंबर आता है इंग्लिश रिक्वायरमेंट, राइट। हम जब यूके में पढ़ते हैं तो हमें अपनी इंग्लिश कॉम्पिटेंसीज दिखानी होती हैं, दैट माइट बी ऑन द बेसिस ऑफ आइल्स, टॉफल और सम अदर कोर्स, सम अदर टेस्ट, दैट माइट बी ऑन द बेसिस ऑफ दैट। यूके इस समय आइल्स वीवर भी प्रोवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया, जैसे कुछ 12th में इंग्लिश के मार्क्स के बेसिस पे प्रोवाइड करवाते हैं, कुछ अपना एक डिफरेंट एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, उसके बेसिस पे देते हैं। बट एनीवे, किसी भी तरीके से आपको इंग्लिश रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, चाहे तो आप आइल्स दें, चाहे उनका एग्ज़ाम लिखें, या फिर आप अपने 12th के मार्क्स के बेसिस पे या ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे काउंट करें, बट आपको इंग्लिश रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। तो अगर आप ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो तो आपको कितने मार्क्स मिलते हैं,
आपको मिलते हैं 10। तो 50 + 10 60 हो गया। बाकी 10 कहाँ से आते हैं? 10 बाकी पॉइंट हैं आपके फाइनेंशियल्स के बेसिस पे। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? देखिए, अगर आपको वीज़ा फाइल करना है, ठीक, अगर आपको वीज़ा फाइल करना है तो आपको कैश तो चाहिए ही होगा। तो कैश तो एनीवेज यू विल गेट इट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, उसके बिना तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो वो 50 पॉइंट्स आपके पक्के हैं, आपको मिलने ही मिलने हैं। यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर को अनकंडीशनल तभी करेगी जब सब आप इस कंडीशन पूरी कर दोगे, यानी कि आप आइल्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल करोगे। तो वो 10 पॉइंट्स आपको मिलने ही मिलने हैं, यानी कि 70 में से 60 पॉइंट्स तो आपके पक्के हो जाते हैं, वो आपको करो ही करोगे। मैक्सिमम बच्चे कहाँ पे फॉल करते हैं? वो फॉल करते हैं फंड्स पे। उनको वो किस लिए फॉल करते हैं? या तो डेलिबरेटली फॉल करते हैं, या फिर उनको नॉलेज नहीं है कि भाई कैसे फंड्स दिखाने हैं, क्या दिखाने, इसलिए वो फॉल कर जाते हैं। तो ये 10 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये 10 पॉइंट आपने निकाल लिए तो आपके 50 + 10 + 10 70 पॉइंट्स हो जाते हैं। अब आपका वीज़ा आना है, ठीक। अगर आप 70 पॉइंट का स्कोर कर रहे हो तो आपको वीज़ा मिलना है, और आपका जो ड्रीम है इस यूके में जाके पढ़ने का, अपने लिए करियर बनाने का, वो फुलफिल होगा। तो फाइनेंशियल्स क्या हैं और कैसे शो करने हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, फाइनेंशियल का कैलकुलेशन कैसे होता है? फाइनेंशियल का कैलकुलेशन ऐसा होता है कि आपको दिखानी है ट्यूशन फीस। जब आप किसी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो तो उसकी कोई ट्यूशन फीस होगी। उसमें से कुछ अमाउंट जो कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, जिसे इनिशियल डिपॉजिट कहते हैं, वो आपको यूनिवर्सिटी को पे करना होता है अपने ऑफर को कंडीशनल से अनकंडीशनल करने के लिए और कैश लेटर देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी में ये 50% ऑफ द फीस होता है। पूरी फीस अगर 15,000 तो आपको 7,500 पे करना। आस्टन यूनिवर्सिटी में दिस अमाउंट इज 2000 GBP, और हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ विंचेस्टर में इट इज़ 2000 GBP। कहीं कहीं पूरी भी पे करनी पड़ती है, तो ये एक यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी पे वैरी करता है। बट फॉर एग्जांपल, आपकी फ़ीस थी 20,000 और आपको इनिशियल मिनिमम डिपॉजिट जो था, जो कैश के लिए करना था, वो 2000 था, ठीक। तो आपने 20,000 में से 2,000 पे कर दिए, तो आपके बचे कितने? 18,000, 18,000 GBP। तो आपको अपने फाइनेंशियल्स में ये 18,000 GBP आपको शो करना है कि मेरे पास है। It is irrespective of the duration of the course. Remember, this is irrespective of the duration of the course. What do I mean by that? से अगर आप मास्टर्स के कोर्स के लिए जा रहे हैं तो यूके में मास्टर्स का कोर्स 1 साल का होता है, सभी जानते हैं। तो आपको केवल 1 साल की वैसी फीस दिखानी है। और लेकिन अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स में भी जा रहे हैं तब भी आपको पहले साल की ही फीस की रिमेनिंग फीस दिखानी है, रेस्ट ऑफ द 2 ईयर्स की नहीं दिखानी। अगर आपकी पहले साल की ट्यूशन फीस, 1 साल की ट्यूशन फीस 20,000 है, उसमें से 2,000 पे कर दिया, तो आपको 18,000 दिखाना है, नेक्स्ट 2 ईयर्स का नहीं दिखाना। फाइन दैट पॉइंट इज क्लियर। सेकंड क्या दिखाना? सेकंड आपको दिखाना है कि यूके में रहने के लिए जो एक्सपेंसेस चाहिए, जो लिविंग कॉस्ट है, वो आपके पास है, राइट। अब ये लिविंग एक्सपेंस वैसे तो सिटी वाइज और लोकेशन वाइज डिफर करते हैं, लेकिन इसमें ये एक्सपेंसेस यूनिवर्सिटी नहीं डिसाइड करती। जैसे ट्यूशन फीस आपकी यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है, लेकिन ये एक्सपेंसेस आपकी यूनिवर्सिटी नहीं डिसाइड करती। ये कौन डिसाइड करता है? यूके की गवर्नमेंट। और यूके की गवर्नमेंट करती है कि अगर आप लंदन में रह रहे हो तो आपको एक मिनिमम अमाउंट दिखाना है, और अगर आप आउटर लंदन में रह रहे हो तो दिखाना है। तो अगर आप आउटर लंदन में रह रहे हो तो आपको हर मंथ का 1023 पाउंड्स दिखाने हैं। और कितने महीने के लिए दिखाना है? भले ही आपका कोर्स 1 साल का है, भले ही आपका कोर्स 3 साल का है, लेकिन आपको दिखाना है केवल 9 मंथ्स के लिए। यस, ओनली फॉर 9 मंथ्स। तो अगर आप यूजी के लिए जा रहे हैं या पीजी के लिए जा रहे हैं, आपको दिखाना है 9 मंथ्स के लिए 1023 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 9। कितना होता है? से फॉर एग्जाम्पल इट कम्स आउट टू बी 9500। हम होता नहीं है, लेकिन मैं इजी कैलकुलेशन के लिए कह रहा हूँ कि हो सके, मान लीजिए 9300 हो जाता है। तो आपकी फीस वहाँ से बची थी 18,000, जो अभी आपको वहाँ जाके पे करनी है, प्लस 9300, 18,000 प्लस 9300, इट कम्स आउट टू बी 27,300। तो आपको ये अमाउंट दिखाना है। कैसे दिखाना है? ये अमाउंट एटलीस्ट 28 डेज ओल्ड होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 28 दिन पुराना होना चाहिए। किस टाइम पे? जब आप वीज़ा फाइल कर रहे हो। जब आप वीज़ा फाइल कर रहे हैं तो ये अमाउंट 28,000
300 या फिर जो भी मैंने कैलकुलेशन बताई है उसके अकॉर्डिंग जो भी आता है, ये अमाउंट आपको 28 डेज ओल्ड दिखाना होगा। किस फॉर्म में दिखा सकते हैं? ये आप दिखा सकते हो सेविंग के फॉर्म में। किसके नाम पे? ओनली एंड ओनली या तो आपके अकाउंट में होना चाहिए, मतलब स्टूडेंट के अकाउंट में होना चाहिए, या फिर स्टूडेंट के पेरेंट्स के अकाउंट में होना चाहिए। व्हेन आई एम सेइंग पेरेंट्स मींस parents, mother or father. No grandfather, no sister, no brother, no cousin, nothing will work. No third party, किसी कंपनी के अकाउंट में नहीं, नो थर्ड पार्टी। ठीक, तो सेविंग अकाउंट में पैसा हो सकता है। सेविंग अकाउंट किसके नाम पे हो सकता है? आपके खुद के नाम पे, स्टूडेंट के नाम पे, या फिर आपके पेरेंट्स के नाम पे। आप एफडी भी कर सकते हैं। एफडी भी अगर 28 दिन पुरानी है मिनिमम, तो 28 दिन पुरानी एफडी भी वर्कआउट करेगी, बट अगेन या तो आपके नाम पे या फिर पेरेंट्स के नाम पे। बट डिफरेंस इतना है कि अगर आप पेरेंट्स के नाम पे है तो आपको उनसे एक अथॉरिटी लेटर लिख के देना पड़ेगा कि आप उनका फंड यूज कर सकते हो और वो आपके अलाउ कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन, जो कि इस मामले में बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपको फंड शो करने के नहीं देता है। पहला उसने कहा सेविंग अकाउंट, दूसरा एफडी, थर्ड बचता है एजुकेशन लोन। आप अपने नाम पे एजुकेशन लोन ले सकते हो। अगर आपको एजुकेशन लोन मिल रहा है जो पूरा अमाउंट कवर कर रहा है, तो आपको 28 डेज ओल्ड जस्ट फंड वाली चीज़ से राहत मिल जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं करना। बट फ्रैंकली सेइंग, यूके मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ इस मामले में बहुत ही लिबरल है, जो केवल 28 डेज फंड मिलता है। आपने कैश लेटर पहले ले लिया था, इंग्लिश रिक्वायरमेंट पहले फुल कर ली थी, अब आपको क्या करना है? केवल 28 डेज फंड शो करना है। आपका एक बार ऑफर लेटर आ जाता है, यूनिवर्सिटी कंफर्म कर देती कि आप उसने आपको ऑफर लेटर दे दिया है। उसके बाद फीस पे करने में, कैश इशू करने में, ये सब करने में जनरली 20 से 30 दिन तो लग ही जाते हैं। तो जैसे ही आपका ऑफर लेटर आया, अगर आपके पास नहीं है, आप पहले से कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, बट नहीं आया है तो आप जैसे ही आपका ऑफर लेटर आया तब आप अपने अकाउंट में पैसे डाल के उसे अनटच्ड कर सकते हैं। यही अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं तो वो आपसे 6 महीने पुराने पैसे मांगता है। आयरलैंड की बात करूं, आपसे 6 महीने पुराने पैसे मांगता है। ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो 3 महीने पुराना फंड दे मांगती है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। आप यकीन करो, 20 लाख 25 लाख 30 लाख 6 महीने तक अपने अकाउंट में रखना, दैट इज़ द डिफिकल्ट टास्क। बट यूके केवल अकेले 28 दिन यानी कि 1 महीना लमसम 1 महीने पुराने फंड आपसे मांगता है। तो आपने कैश ले लिया था, 50 पॉइंट ले लिए थे, आपने ये ले लिया, इंग्लिश रिक्वायरमेंट फुल कर दी, आपको 10 पॉइंट मिल गए, और अब अपने फंड अगर कर दिए 28 दिन पुराने अपने या पेरेंट्स के नाम पे, तो आपका वीज़ा रुकना नहीं है। अगर आपने सभी गाइडलाइंस फॉलो की हैं, आपको वीज़ा आना ही आना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और ये जब आप यूके में किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, तभी से इन चीज़ों के बारे में सोचना और उस पर काम करना आपको शुरू कर देना है। ये हो गया स्टूडेंट राउट। ठीक, आपका वीज़ा आ गया, आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन कर ले लिया, आपने पूरी पढ़ाई से आपने एमबीए में अप्लाई किया था, 1 साल आपने पढ़ाई कर ली, अब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा? पहले क्या होता था? पहले जब से इन्होंने पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को ख़त्म किया था, तब तब से बच्चा जैसे ही अपना कोर्स ख़त्म करता था, या तो उसको वापस जाना पड़ता था, या फिर उसको दिखाना पड़ता था कि उसके हाथ में एक स्किल्ड जॉब है जो उसके कोर्स की से मैच करती है। वो अनस्किल्ड जॉब नहीं कर सकता था, वो ऐसा नहीं कर सकता था कि जब तक उसे जॉब नहीं मिल रही, कहीं उसने ड्राइवरी कर ली, कहीं पे उसने पेट्रोल पंप पे काम कर लिया, या फिर कोई काम कर लिया, सो दैट ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ हिज ओन एक्सपेंसेस। पहले ऐसा नहीं था, बट अभी ये आपको एडवांटेज मिल रहा है। आपका कोर्स ख़त्म होगा, कोर्स ख़त्म होने के बाद आप पे ग्रेजुएट रूट के रूल्स अप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। ग्रेजुएट रूट क्या है? ग्रेजुएट रूट वही है जो पहले पीएसडब्ल्यू होता था, लेकिन उससे ये बहुत बेहतर है। ठीक है, कैसे बेहतर है? अगर इस बारे में हम बात करें कि कैसे बेहतर है, तो मैं बात करता हूँ ये कैसे बेहतर है। पहली बात तो ये ग्रेजुएट रूट सभी को मिलना है, जिसने भी यूजी किया, जिसने भी पीजी किया, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, चाहे जिस भी कंट्री से है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री, उसको ये रूट मिलना है। ठीक है, ये आपको कितने ड्यूरेशन के लिए मिलना है?
ग्रेजुएट रूट आपको मिलना है 2 साल की, यानी कि 2 साल तक आपको वे वैलिड है। 2 साल तक आफ्टर द कोर्स आप ग्रेजुएट रूट के वीज़ा पे रह सकते हैं। क्या इसमें कोई मिनिमम सैलरी है कि आप कोई कंडीशन पूरी करेंगे तभी आपको ग्रेजुएट मिलेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। आपके पास में कोई जॉब है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, आपको मिलेगा ग्रेजुएट रूट। से जॉब है, उसकी कितनी सैलरी है, इट डज नॉट मैटर, आपको ग्रेजुएट रूट 2 साल का मिलना ही मिलना है। लेकिन ये ऑटोमेटिकली नहीं मिलता है, आपको अप्लाई करना पड़ता है। कब अप्लाई करना पड़ता है? इससे पहले कि आपका स्टूडेंट रूट का वीज़ा ख़त्म हो, जिस पे आप आए थे, उससे पहले कदम आपको अप्लाई करना है। यानी कि आपका कोर्स ख़त्म हो उससे पहले ही 1-1.5 महीने पहले आपको अप्लाई करना है और आपको ये ग्रेजुएट रूट का वीज़ा मिलेगा। तो मैंने बताया पहले क्या होता था कि पहले आपको अपने स्किल्ड जॉब लेनी पड़ती थी, दिखाना पड़ता था, तभी आपको PSW मिलता था, वर्क परमिट मिलता था। अब ऐसा नहीं है, आप सिंपली कोई आपके पास जॉब नहीं, कुछ नहीं है, फिर भी आप ग्रेजुएट रूट के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको मिलेगा। इसके लिए आपको कोई फंड शो नहीं करने हैं कि मेरे पास इतना फंड है तब मैं मिलेगा, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई फंड शो नहीं करनी है, आपको बस अप्लाई करना है और आपको ग्रेजुएट रूट का वीज़ा मिलेगा। ठीक है जी। एक बात और जो मैंने अभी जो मिस कर दी कि भी, और कि यूके में क्या हम पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं? पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। जब हम स्टडीज़ कर रहे हैं तो क्या हम पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली यू कैन डू पार्ट टाइम जॉब। कितना कर सकते हैं? जब आपकी स्टडीज चल रही हैं, क्लासेस चल रही हैं, तो आप कर सकते हैं 20 आवर्स पर वीक। यस, इट इज सेम एज इन एनी कंट्री। 20 आवर्स पर वीक आप क्लास कर सकते हो, आप जॉब कर सकते हो। बट यहाँ पे अब आपको एक एडवांटेज मिलने वाला है। जब आपकी हॉलीडे वैकेशन चल रही है, जब आपका सेमेस्टर ऑफ हो गया, आपकी वैकेशन चल रही हैं, तब भी आप जॉब जॉब कर सकते हो और वो जॉब आप कर सकते हो अनलिमिटेड। उस पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है जब आपकी क्लासेस रन नहीं हो रही हैं और आपकी वैकेशन चल रही है, उसमें आप अनलिमिटेड जॉब कर सकते हो विद एन एक्सेप्शन। कोर्स क्या होते हैं जो बच्चे हमारे यहाँ से जाते हैं, वो किस तरह के कोर्स में जाते हैं? जनरली तो बच्चे हमारे यहाँ जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में या फिर अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, पर कुछ बच्चे फाउंडेशन कोर्स में भी जाते हैं। फाउंडेशन क्या होता है आप सभी जानते हैं। फाउंडेशन एक एडिशनल कोर्स होता है। अगर आपके किसी सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम है, ओवरऑल आपकी एकेडमिक प्रोफाइल वीक है, तो वो पहले फाउंडेशन कोर्स में डालते हैं, आपके बिल्डअप करते हैं, बेस पे काम करते हैं, देन आप डायरेक्टली कोर्स में इन्वॉल्व होते हैं। देन आप कोर्स में इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टली नहीं, तब आप वो फाउंडेशन ख़त्म करने के बाद आप कोर्स में इन्वॉल्व होते हो। तो अगर आप फाउंडेशन कोर्स में हो, अगर आप फाउंडेशन कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, उसकी स्टडीज़ कर रहे हो, तो आपको 20 आवर्स पर वीक नहीं अलाउड है। ध्यान रखिएगा, अगर आप फाउंडेशन कोर्स में जा रहे हैं तो आपको 20 आवर्स पर वीक नहीं अलाउड है। कितना अलाउड है आपको? आपको अलाउड है 10 आवर्स पर वीक। तो अगर आप फाउंडेशन कोर्स प्लान कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, आपको 20 आवर्स पर वीक अलाउड नहीं है, आपको अलाउड है 10 आवर्स पर वीक। ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे ग्रेजुएट राउट की। ग्रेजुएट राउट आपके कोर्स कंप्लीट होने के बाद जो वीज़ा आपको मिलता है वो मिलता है आपको ग्रेजुएट राउट के थ्रू। इसके लिए आपको किसी फंड के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कोई जॉब ऑफर लेटर आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपका कोर्स खत्म होने वाला है, उससे जस्ट पहले आप अप्लाई कर दें, आपको ग्रेजुएट राउट मिलेगा। ग्रेजुएट राउट आपको मिलता है, ये वीज़ा मिलता है आपको 2 साल तक का, 2 साल, 2 ईयर्स। ठीक है। अब आप पूछेंगे 2 ईयर्स के बाद क्या होगा? 2 ईयर्स के बाद क्या होगा? 2 ईयर्स, ये ग्रेजुएट वीज़ा जो है, जो ग्रेजुएट रूट के थ्रू आपको वीज़ा मिलता है, ये एक्सटेंड नहीं हो सकता। याद रखिएगा, ये एक्सटेंड नहीं होगा, ये मैक्सिमम 2 मंथ ही रहेगा। तो इसका मतलब है 2 साल के बाद दो ही चीज़ें होंगी, या तो आप वापस जाएंगे। ठीक, आपने 2 साल काम कर लिया, आपको वर्क एक्सपीरियंस मिल गया, आपने कहा ठीक है, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर मी, मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मेरी फैमिली है इंडिया में, मुझे उनके पास आना है और मैं अपना करियर इंडिया में बनाऊंगा, नो प्रॉब्लम, कम बैक। ठीक। बट आपने वहाँ रहे, आपको लगा कि यहाँ तो बहुत अच्छा माहौल है, वो शायद माहौल मुझे इंडिया में नहीं मिलेगा, या फिर मुझे यहीं पे करियर बनाना है, आई वांट टू स्टे हियर, तो क्या ऑप्शन है?
अब इसके लिए आपको वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके लिए आपको वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा, राइट। इसे कहते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा। पहले इसे टीयर 2 वर्क जनरल वर्क वीज़ा कहते थे, अब इसका नाम चेंज हो गया है स्किल्ड वर्क वीज़ा। आपको एक स्किल्ड जॉब चाहिए होगी, उसके लिए आपको स्पॉन्सर भी चाहिए होगा, तब आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे। तो अगर आपको 2 साल के बाद रहना है तो मेक श्योर कि इन 2 महीने में, इन 2 सालों में जो आपको ग्रेजुएट रूट के थ्रू मिले थे, आप अपने स्किल्स पे काम करें, इंटरव्यूज दें, कंपनीज विजिट करें, इंटरव्यू क्लियर करें, गेट अ गुड जॉब फॉर यू, get a skilled job for you, then only you can apply for skilled worker visa। फिर आपका और आपकी कंपनी के साथ जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से आपका फर्दर जो है आपके वीज़ा एक्सटेंड हो सकते हैं या फिर आप वापस आ सकते हैं। तो ये मैंने नटशल में आपसे बात करने की कोशिश की है कि आपका पाथ क्या होने वाला है। ये ज़रूरी है कि जब हम लाइफ में कोई डिसीजन ले रहे हैं तो हम ये इमेजिन करने की कंडीशन में हो कि 2 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद क्या होने वाला है, क्या करना है। हम बिट्स में डिसीजन नहीं ले सकते, पूरी नॉलेज होनी चाहिए। हो सकता है जो आप सोचें वो ना हो, लेकिन फिर भी माइंड की क्लैरिटी होना चाहिए। इसीलिए तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज लिखवाते हैं, है ना, कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। यही तो रीज़न है। तो ये पूरी क्लैरिटी मैंने आज आपको दी। मैंने आपको बताया कि ब्रेग्जिट से आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर ब्रेग्जिट का इम्पैक्ट आपने समझ लिया और आपको लगता है कि यस यूके इज़ अ गुड डेस्टिनेशन एंड आई वांट टू स्टडी देयर, तो उसके वीज़ा कैटेगरीज क्या क्या हैं, किस कैटेगरी में आपने अप्लाई करना है, उस कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए, वीज़ा लेने के लिए पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है जिसके थ्रू आप वीज़ा ले सकें, वहाँ जाके पढ़ सकें, यूनिवर्सिटी में इनरोल कर सकें और एक बार कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, हो जाता है। तो उसके बाद मुझे क्या क्या करना है ये भी मैंने आपको बताया। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, फाइनली हम कंक्लूड करेंगे कि क्यों यूके एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी बच्चे बाहर जाके स्टडीज़ करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, यूके इज़ अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी। ब्रेग्जिट के मैंने कुछ आपको एडवांटेज बताए, जैसे कि मैंने बताया कि अब आप और ईयू वाले सेम हो। आपको उनको अपनी स्किल्स, कॉम्पिटेंसीज, टैलेंट के दम पे उनसे कॉम्पीट करना है, ना कि आपके पासपोर्ट के बेसिस पे। वो मैंने आपको बताया ही बताया। ब्रेग्जिट होने के बाद में बहुत अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी यूके में आने वाली है। उनको काम करने वालों की ज़रूरत होने वाली है। उनकी इकॉनमी बहुत बड़ी है, पॉपुलेशन 7 करोड़ है, उनको काम करने वाले लोगों चाहिए होंगे। तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे मिल सकती हैं। एंड अनडाउटली यूके education system is one of the oldest education system in the world। 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 100+ यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके में। अगर आप टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड लेंगे तो इन 100 में से 20 to 25 आपको मिल ही जाएंगी। यूके की यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड नोन यूनिवर्सिटीज़ हैं। दे आर नोन फॉर देयर एजुकेशन सिस्टम, दे आर फॉर देयर लर्निंग प्रोसेस, दे आर रिकॉग्नाइज। जैसे हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे लॉ करने के लिए वहाँ जाना चाहते हैं, तो ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके कोर्स इंडिया में भी रिकॉग्नाइज्ड हैं, जिन कोर्सेज के, जिन डिग्रीज़ के बेसिस पे आप यहाँ पे इंडियन बार एसोसिएशन में भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो सारी अपॉर्चुनिटीज यूके आपको ऑफर करता है। तो फाइनली आई वुड से यूके इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, यू मस्ट नॉट मिस इट। अगर आपको लगता है तो इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लें, हमसे बात करें, कोई भी डाउट है क्लियर करें और अपना डिसीजन लें, आगे बढ़ें। आई विल विश यू ऑल द बेस्ट। फ्यूचर आपका दोनों हाथ खोल के इंतजार कर रहा है। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क सिंसियरली, यू हैव टू वर्क केयरफुली with full of information, you have to take decision। All the best। Thank you very much।